से रिलेटेड हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में जियोलॉजिकल एजेस और होमिनिड एवोल्यूशन की। इसमें मैंने आपको 7 स्टेजेस बताए थे सीनोजोइक पीरियड के। अगला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आती है, वो ये है सोर्सेज पे ही आपको, विदाउट नेमिंग द सोर्सेज, विदाउट डिफाइनिंग the authenticity with the help of the sources, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है हिस्ट्री में। तो जब भी आप जियोलॉजिकल एजेस और ह्यूमनिड एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो आपको बहुत काम आएगी वो है आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्कियोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी कहती है एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन आप सबने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, क्लास 8th या 9th या 10th में है शायद। एवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। एवोल्यूशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी? इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी बात करते हैं हम एवोल्यूशन में, जो कि हेरिडेबल फीचर्स में, यानी हेरिडिटी पढ़ी थी हम लोगों ने। हेरिडिटी क्या होती है? वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करता है, यानी उसके अंदर आती हैं। जैसे कि आपके हेयर्स का टेक्सचर हो गया, आपके आईज का कलर हो गया, आपके स्किन का कलर हो गया, है ना, आपका फेस का शेप हो गया, चिन का शेप हो गया। ये सारी चीज़ें जो हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स एंड ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, जिसको हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि जब आपके हेरिडेबल फीचर्स, यानी वो फीचर्स जो धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग के अंदर जाने हैं, जब वो चेंज होते हैं और चेंज बड़ा ग्रेजुअल होता है, उसको कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में सक्सेसिव जनरेशन्स में, यानी एक के बाद एक जो जनरेशन्स आ रही हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। जीन फ्रीक्वेंसी यानी जीन का जो नंबर है उस नंबर में चेंज आ रहा है। दैट्स वाई द फीचर्स, द हेरिडेबल फीचर्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर। और आपका जो नेचुरल सिलेक्शन है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि वो हमेशा उन ट्रेट्स को फेवर करता है, एवोल्यूशन, जो कि स्पीशीज़ को अपने एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करने में, अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होने में मदद करती हैं, उन ट्रेट्स को फेवर करेगा। ओवर टाइम इस प्रोसेस में एक नया स्पीशीज़ बन करके निकलता है, यानी जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने पढ़ा, इस पूरे प्रोसेस के होने के बाद एक नया स्पीशीज़, समथिंग वेरी न्यू अराइजेज, है ना। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो एक बार मैं इंग्लिश में पूरा रीड कर देती हूँ, उसके बाद एक बार फिर इसको देख लेते हैं क्या है। बायोलॉजी, evolution refers to the gradual changes in the heritable features of a species population over successive generations due to changes in gene frequencies and the natural selection, which favors traits that help the species in adaptation to the environment over time. This process gives rise to a new species. Okay, so ये आपको, यानी कि एवोल्यूशन का मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे हेरिटेबल फीचर्स में, किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर सक्सेसिव जनरेशन्स में, यानी एक के बाद एक जनरेशन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके हेरिटेबल फीचर्स में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, और वो जीन फ्रीक्वेंसी के चेंजेस, एक प्रोसेस ये चल रहा है, साथ में एक प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन का भी चल रहा है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ताकि जो स्पीशीज़ है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कंफर्टेबल हो सके, वो अडाप्ट कर सके। अडाप्टेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है तो स्पीशीज़ को उसको अडाप्ट करना पड़ता है, उसके जैसा बनना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज वो स्पीशीज़ फिर अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो फिर वो खात्मे के कगार पे पहुंच जाएगा, है ना। सो ये है नेचुरल सिलेक्शन का हो गया। इसके बाद में जिससे एक नया स्पीशीज़ बन करके निकलेगा इस पूरे प्रोसेस के बाद। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये कहना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो ये बताते हैं कि उन्होंने
फॉसिल एविडेंसेस का यूज़ किया है, यानी जो हड्डियाँ, जो ढांचे हमें मिले हैं उन सब का यूज़ करके उन्होंने जो फैसिनेटिंग स्टोरी है बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन की उसको क्रिएट किया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस की बायोलॉजिकल यानी कि जिस तरीके से उनके फिजिकल ट्रेट्स में चेंज आ रहे हैं, उनके बायोलॉजिकल बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, और साथ में कल्चर। देखिए हिस्ट्री में कल्चर का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है, आई होप शायद मैंने पहले ये वीडियो में बताया है। कल्चर का अर्थ होता है इट्स रिलेटेड टू द मटीरियल कल्चर, ओके। सो मटीरियल कल्चर में जिस तरीके से एवोल्यूशन आ रहा है अर्ली ह्यूमंस के, उसको समझने के लिए ज़्यादातर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉसिल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो एक स्टोरी, फैसिनेटिंग स्टोरी क्रिएट करते हैं अराउंड दोज फॉसिल्स, अराउंड दोज एविडेंसेस। एक और चीज़ है क्रूशियल बायोलॉजिकल मेकर्स, जो कि आपकी बड़ी मदद करेंगे अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं, और अगर आप नहीं भी समझना चाहते तो भी ये तो हैं ही, यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। क्रूशियल बायोलॉजिकल मेकर्स क्या हैं वो समझ लेते हैं ज़रा एक बार। देखिए एक तो क्रेनियल कैपेसिटी हो गई, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये आप देख रहे हैं, अगर आप 11वीं क्लास की देखेंगे बुक, तो हिस्ट्री की बुक है, उसके अंदर शायद पहले चैप्टर में आप देखेंगे 4 स्कल्स उन्होंने दे रखे हैं, तो उसमें आप ये जो साइज़ है ना, इसका डिफरेंस दिखाया है, वो आप देख सकते हैं। तो क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन साइज कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और देखिए जितना बड़ा एरिया होगा उसमें उतना ही ब्रेन आप रख सकेंगे ना, मतलब ये एरिया धीरे धीरे चेंज हुआ है ओवर टाइम। क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन साइज चेंज हुआ है, साथ में पेल्विक स्ट्रक्चर जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है वो स्ट्रक्चर भी धीरे 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 चेंज हो रहा है, हो नहीं रहा है बल्कि हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन। एंड तीसरी चीज है बिगिनिंग ऑफ बाइपेडलिज्म, यानी कि 2 पैरों से चलने की जो खासियत है उसकी शुरुआत हुई है वॉकिंग इरेक्ट ऑन 2 legs, ओके। फिर अगली चीज है डेंटल स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन। अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको 11वीं क्लास की बुक का रेफरेंस दिया, अगर आप वो देखोगे तो उसके अंदर दिखाया गया है कि पहले द फेस वाज समवट लाइक दिस, देन इट धीरे धीरे कम होता गया, एंड उसके बाद में ये जो आज हम देखते हैं कि काफ़ी दांत हमारे अंदर हैं, है ना। लेकिन जो शुरुआती ह्यूमंस थे वहाँ पर हम दांत देखते हैं वो काफ़ी बाहर हैं, है ना। इस तरीके का कुछ फेस है, ये सर है और यहाँ पे आँख है और ये दांत काफ़ी बाहर हैं। बट धीरे धीरे ये चीज़ इवॉल्व होती है, एंड ये जो है ये आँख फिर यहाँ आ जाती है और ये दांत यहाँ आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे ओवर टाइम धीरे धीरे चेंज हो रही है, मॉडिफिकेशन आ रहा है डेंटल स्ट्रक्चर में। क्यों? सवाल खड़ा होता है क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं। जो चीज़ें वो खा रहे थे वो चेंज हो रही हैं। हो सकता है वो अनकुक्ड खा रहे थे, अब वो कुक्ड खा रहे हैं। पहले वो फ्रूट्स खा रहे थे, है ना, फ्रूट्स ऐसे ही तोड़ करके खा रहे थे, अब वो कुछ ग्रो करके खाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो चेंजेस है ना, दैट आर इम्पॉर्टेंट, और उस पर हमें नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द बायोलॉजिकल पार्ट। अब थोड़ा सा कल्चरल पार्ट ही बात कर लेते हैं, दैट इज अ मटेरियल कल्चर। आई हैव टोल्ड यू दैट हिस्ट्री में कल्चर का अर्थ मटेरियल से जुड़ा हुआ है ना। ओके, लेट्स गो फॉर दैट। या तो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझ लिया, अब कल्चर के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। कल्चर यानी मटेरियल कल्चर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टोन टूल्स बनने की शुरुआत हो रही है, ठीक है। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि कुछ तरीके की सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, जैसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो रही हैं। पहले अलग 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 सब लोग रह रहे हैं कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ देयर वी सी अ डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट है कि लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है और सिंबॉलिक थॉट्स, यानी अपने थॉट्स को किसी तरीके से कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। तो लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है इस पीरियड में। स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं तो स्टोन टूल्स बन रहे हैं, किस तरीके की किसी न किसी तरीके के सोशल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है और सिंबॉलिक थॉट्स की कैपेसिटी डेवलप हो रही है। और अर्लीस्ट नोन होमिनिड। होमिनिड क्या होता है भाई? होमिनिड शब्द कहीं आप देखें तो मतलब मैन लाइक स्पीशीज, यानी इंसान, जो आज का इंसान है, आज का जो इंसान है उस जैसा कोई भी स्पीशीज है, दैट इज होमिनिड।
तो जो होमिनिड है अर्लीस्ट नोन सबसे पुराना वाला वो है ऑस्ट्रालोपिथेकस जीनस। ओके, ऑस्ट्रालोपिथेकस जीनस इज 4.4 to 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 4.4 यानी तकरीबन कितने मिलियन साल पुरानी बात होगी, बहुत 4.4 से 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। इस बीच में ही ऑस्ट्रालोपिथेकस जीनस is found, it's a hominid. Then earliest known hominid remains से हमें ये पता चलता है कि जो सबसे पुराने होमिनिड यानी मैन लाइक स्पीशीज रहे होंगे वो अफ्रीका में पाए गए होंगे, है ना, इट्स रिलेटेड टू अफ्रीका। और अर्लीस्ट इनमें से सबसे पुरानों की अगर हम बात करें तो आर्डिपिथेकस को हम ऑस्ट्रालोपिथेकस रोमिडस भी कहते हैं, ठीक है, इट्स आर्डिपिथेकस। और आर्डिपिथेकस के बारे में जब हम देखते हैं तो उससे कुछ चीज़ें जो क्लियर होती हैं वो ये है कि हो सकता है कि ये जो एंसेस्टर रहे होंगे होमिनिड्स के और पॉन्गेड एप के, इनके जो कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे उनसे इवॉल्व होकर आर्डिपिथेकस का एवोल्यूशन हुआ, का डेवलपमेंट हुआ, जिसको ऑस्ट्रालोपिथेकस रोमिडस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स ने नेचुरली अवेलेबल मटेरियल को औजारों के तौर पे इस्तेमाल किया होगा, है ना, ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स की अगर हम बात करें तो। फिर आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब हाथ इस्तेमाल करने वाला